नमस्कार। आइए, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश लेक्चर में। और आज का हमारा ये टॉपिक है मोबाइलॉजी, क्लास 11th का है। तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय का वॉल्यूम 4 आज हम लेके आ रहे हैं। इसमें हम पूरे के पूरे टॉपिक जो है इसको क्लियर करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, तो बने रहिए आज हमारे हमारे साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को शेयर करें। और पीडीएफ नोट चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए या फिर हमारा चैनल खोलिए और उसके अबाउट में जाइए। वहाँ जाकर आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप या फिर चैनल का लिंक दिए गए हैं, उन पर क्लिक कीजिए और सीधे आप हमारे पीडीएफ नोट पर पहुँच जाएंगे। थैंक यू। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। सबसे पहले हैगा कि नेत्र। आज हमको पढ़ना है नेत्र के बारे में। तो नेत्र क्या होता है? देखो, नेत्र आँख, हमारी आँख के बारे में है नेत्र, आइस। देखो, हमारे एक जोड़ी नेत्र खोपड़ी के में स्थित जो अस्थि गर्तिक होती हैं, अस्थि गर्तिक, वहाँ पर एक नेत्र कोटर होता है। उस नेत्र कोटर में वह होती हैं में स्थित होती हैं। मानव नेत्र की जो है संरचना और कार्य का संक्षिप्त विवरण अगले भाग में दिया गया है। वहाँ मतलब इसमें इसके नीचे जो वाला जो है पॉइंट उसमें दिया गया है। चलिए इसको शुरुआत करते हैं। अब आ जाता है नेत्र के भाग। देखो, वयस्क मनुष्य के नेत्र लगभग गोलाकार संरचना है। जो वयस्क मनुष्य है, वयस्क मनुष्य के नेत्र लगभग गोलाकार संरचना है। वयस्क मनुष्य के जो नेत्र हैं लगभग कैसी संरचना है? वह गोलाकार संरचना है। ठीक है। नेत्र की दीवार 3 परतों की बनी होती है। बाहरी परत होती है घने संयोजी ऊतकों की बनी होती है, जिसे स्क्लेरा कहते हैं, यानी श्वेत पटल कहते हैं। मतलब बाहरी संरचना, नेत्र की बाहरी संरचना को क्या कहते हैं? एक पॉइंट आ गया। नेत्र की जो बाहरी संरचना होती है उसको स्क्लेरा यानी कि श्वेत पटल कहते हैं। चलिए, अब स्क्लेरा के जो आगे का भाग होता है, इसका अग्रभाग जो होता है कॉर्निया कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है। मध्य परत जो होती है इसकी कोराइड कहलाती है, यानी रक्तम पटल कहलाती है। इसकी जो मध्य भाग होता है वो रक्तम पटल कहलाता है, ये फिर कोराइड कहलाता है। कोराइड या रक्तम पटल कहलाता है। और यह हल्के नीले रंग की दिखाई देती है। नेत्र गोलक के पिछले 2/3 भाग पर कोराइड की परत बनी होती है। किसकी परत बनी होती है भाई? कोराइड की इस पर परत बनी होती है। कोराइड की परत बनी होती है, लेकिन यह अग्रभाग में मोटी होकर पक्षमावकाय बनाती है। अग्रभाग में ये मोटी हो जाती है और मोटी होकर क्या बनाती है? पक्षमावकाय ये बनाती है। ये है डायग्राम किसका? नेत्र का। देखिए, अब इसमें जो कॉर्निया हैगा, ये हैगा अग्रभाग। अग्रभाग दिखा रिया है आपको कॉर्निया। आइरिस उसके पीछे का भाग हैगा। पक्षमाभ हैगा रेटिना, दृष्टम पटल जिसे रेटिना बोलते हैं। ये भाग होता है इसका, ये देखिए रेटिना। अच्छा, मध्य पटल होती है रेटिना। और कचाव द्रव भरा होता है इसमें, जो आंसू के रूप में निकलता है वो भी ये कचाव द्रव ही होता है। चलिए, एक्सर चैम्बर, ये चित्र बनाना सीख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्लास 11th के लिए। चलिए अब शुरुआत करते हैं हम। पक्षमावकाय जो है कि आगे की ओर निरंतरता बनी हुई वर्णक युक्त होती है, जो अपारदर्शी संरचना आइरिस बनाती है। कैसी? एक अपारदर्शी संरचना होती है जिसे हम आइरिस कहते हैं, उसका ये क्या करती है? निर्माण करती है। ये आइरिस का निर्माण करती है, आइरिस का निर्माण करती है, जो कि आंख का रंगीन देखने योग्य भाग होता है। नेत्र गोलक के जो भीतर पारदर्शी क्रिस्टलीय लेंस होता है, जो कि तंतुओं द्वारा पक्षमावकाय से जुड़ा रहता है। लेंस के सामने आइरिस से घिरा हुआ एक छिद्र होता है। किससे घिरा हुआ? आइरिस से घिरा हुआ एक छिद्र होता है। अब आइरिस से घिरा हुआ एक छिद्र होता है जिसे हम प्यूपिल कहते हैं। ये प्यूपिल जो होता है वो आइरिस को
आइरिस के मतलब प्यूपल के जो चारों ओर होता है वो आइरिस नामक एक संरचना होती है। आइरिस से घिरा हुआ एक क्षेत्र होता है जिसे प्यूपल कहते हैं। अब आंतरिक परत जो है वो रेटिना, इसके जो अंदर की जो परत होती है ना उसे हम क्या बोलते हैं, रेटिना कहलाती है। नेत्र के जो सबसे अंदर वाली परत होती है उसे रेटिना कहते हैं। और यह कोशिकाओं के 3 तंत्रिकीय परतें, इसमें 3 तंत्रिकीय परतें होती हैं कि उनकी बनी होती है ये, अर्थात अंदर से बाहर की ओर गुच्छिकाएं कोशिकाएं, ध्रुवीय कोशिकाएं और प्रकाशग्राही कोशिकाओं से ये मिलकर बनी होती है। अब इसमें जो है सलाका और शंकु पाए जाते हैं, किसमें, रेटिना में। रेटिना में पाए जाती हैं सलाका और शंकु। अब सलाका और शंकु दोनों के अलग अलग कार्य होती हैं। एक दिन में देखने का कार्य करता है, एक रात में देखने का। देखो इन कोशिकाओं में जो प्रकाश संवेदी प्रोटीन होते हैं, प्रकाशीय इसमें क्या होते हैं, वर्णक होते हैं, ठीक है। दिन की रोशनी को देखना प्रकाश अनुकूलनी और रंग देखना वो शंकु का कार्य होता है। मतलब दिन की जो रोशनी और रंगों को देखना किसका कार्य होता है, वह शंकु का कार्य होता है। अब सलाखा का कार्य होता है कि वह स्कोटोपिक यानी कि जो तिम्रानुमानुकृति, मतलब कि जो अंधकार होता है उसमें जो देखने का कार्य करता है वह होता है सलाका का कार्य। सलाकाओं में वैगनी लाल रंग में प्रोटीन रोडोप्सिन एवं दृष्टि वैगनी होती हैं जो कि विटामिन ए का भी उत्पन्न होता है। मानव नेत्र में 3 प्रकार के शंकु होते हैं जिसमें कुछ विशेष प्रकार के वर्णक होते हैं जो कि लाल, हरे और नीले प्रकार की पहचान में सक्षम होते हैं। अब विभिन्न प्रकार के जो शंकु हैं और उनके प्रकाश वर्णकों के मेल के अलग अलग रंगों की प्रति जो संवेदना उत्पन्न होती है उसे उन शंकुओं का जो समान मात्रा में उत्तेजन किया जाता है उसे सफेद रंग के प्रति संवेदना उत्पन्न होती है। अब आता है त्रिकतंत्री का नेत्र तथा दृष्टि पटल को नेत्र गोलक के मध्य थोड़ी पश्चिम ध्रुव की ओर छोड़ती है तथा यह रक्त वाहिनी यहाँ प्रवेश की करती है। प्रकाश संवेदी कोशिकाएं उस भाग में नहीं होती हैं अतः इसे अंधविंदुक कहते हैं। अंधविंदुक के पार्श्व में आंखों के पिछले ध्रुव पर जो पीला वर्णक बिंदु होता है जिसे हम मैक्यूला ल्यूटिया कहते हैं। मैक्सूला जो ल्यूटिया होती है जिसे केंद्रक में एक गर्त होती है जिसे फोविया कहते हैं। फोविया रेटिना का पतला भाग होता है जो केवल शंकु संग्रहित होते हैं। वह बिंदु है वह बिंदु है जो फोविया रेटिना का जो पतला भाग होता है जहां केवल संघनित होते हैं। वह बिंदु जहां दृष्टि क्रियाएं दिखाई देती हैं, अधिकतम दिखाई देती हैं, जहां पर दृष्टि क्रियाएं अधिकतम दिखाई देती हैं वो क्या होता है, वह होता है फोविया। देखो कॉर्निया और लेंस के बीच की जो दूरी है वो एक्सर चैम्बर, कॉर्निया और जो लेंस के बीच की दूरी होती है, कॉर्निया और जो लेंस के बीच की दूरी होती है उसे एक्सर चैम्बर कहते हैं। यानी कॉर्निया है और लेंस है, उन दोनों के जो बीच की दूरी होगी उसे हम कहेंगे एक्सर चैम्बर यानी जलीय कोष्ठ कहते हैं। जिसे पतला जलीय द्रव नेत्रोद भरा होता है। नेत्रोद यानी कि जो आंसू होता है वह नेत्रोद होता है जो एक्सर चैम्बर या जलीय कोष्ठ कहलाता है। ठीक है, ये कहाँ होता है, कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है। इस बात को आपको ओ माय गॉड यहाँ चलिए, ये जो है अच्छा हाँ, ये कॉर्निया और लेंस के जो बीच का जो दूरी होती है उसे हम एक्सर चैम्बर कहते हैं, यह जलीय कोष्ठ कहते हैं। इनके जीव में जो कॉर्निया और लेंस के बीच में जो द्रव भरा होता है उसे हम क्या कहते हैं, जलीय कोष्ठ कहते हैं, या फिर उसे हम कहते हैं नेत्रोद कहते हैं। उसे नेत्रोद द्रव भरा होता है दोनों के बीच में। और लेंस और रेटिना, अब लेंस और रेटिना के बीच में भी एक द्रव भरा होता है। लेंस और रेटिना के बीच में भी एक द्रव भरा होता है जिसे हम कचाव या द्रव कोष्ठ कहते हैं। यह पारदर्शी द्रव कचाव द्रव कहलाता है। कचाव द्रव भरा होता है कहाँ, जो लेंस और रेटिना के बीच में भरा होता है कचाव द्रव होता है। वह लेंस और रेटिना के बीच में जो भरा होता है वह कौन सा द्रव होता है, कचाव द्रव होता है। अब हमें देखने हैं इसकी देखने की प्रक्रिया क्या होती है।
देखो, दृश्य तरंगों को, प्रकाश किरणों को कॉर्निया व लेंस द्वारा रेटिना पर फोकस करने पर शलाकाओं व शंकुओं को आवेग उत्पन्न होते हैं। यह पहले इंगित किया जा चुका है कि मानव नेत्र में प्रकाश संवेदी यौगिक यानी प्रकाश वर्णक ऑप्शन और रेटिनल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इनको भी याद रखें। ऑप्शन व रेटिनल विटामिन ए व एल्डिहाइड से बने होते हैं। प्रकाश ऑप्शन में से रेटिनल अलगाव को प्रेरित करता है। फलस्वरूप जो ऑप्शन की संरचना में बदलाव आता है तथा यह झिल्ली की पारगम्यता को बदलाव लाता है, उसमें उसकी झिल्ली की जो पारगम्यता होती है उसमें बदलाव लाता है। अब इसके परिणाम स्वरूप जो विभवांतर प्रकाश ग्राही कोशिकाओं में संचरित होता है तथा एक संकेत की उत्पत्ति होती है जो कि गुच्छिका कोशिकाओं में ध्रुवीय कोशिकाओं द्वारा सक्रिय कोशिका विभव उत्पन्न करता है। इन सक्रिय कोशिकाओं के आवेगों का जो त्रिक तंत्रिका द्वारा जो मस्तिष्क में दृष्टि बल को क्षेत्र देखा भेजा जाता है, जहां पर तंत्रिकीय आवेगों की विवेचना की जाती है, वह छवि पूर्ण स्मृति या अनुभव की पहचानने में कार्य करती है। ठीक है, ये है। अब हमको पढ़ना है कर्ण यानी कि कान, ईयर। इसके बारे में भी हमें कुछ पढ़ना है। चलिए अब पढ़ेंगे हम ईयर के बारे में। ईयर क्या होता है भाई, ईयर के बारे में पढ़ने रखेंगे। अब हम देखो कर्ण के बारे में पढ़ेंगे तो कर्ण जो है वह दो संवेदी क्रियाएं करते हैं, सुनना और शरीर का संतुलन बनाना। ये सुनने के कार्य भी आता है और शरीर का जो संतुलन होता है उसके बनाने के भी कार्य आता है, वो होता है कर्ण। शरीर क्रिया विज्ञान की दृष्टि से कर्णों की 3 मुख्य भागों से व्यक्त किया गया है, वह कर्ण, मध्य कर्ण, अंतःकर्ण। और जो 3 भाग होते हैं बाह्य कर्ण, पिन्ना और आरिकुला, जो आरिकुला और पिन्ना होती हैं, ये बाह्य कर्ण हैगा। आरिकुला और पिन्ना से मिलकर बनता है ये बाह्य कर्ण। इसको आप, इसमें 3 हड्डियां होती है, मेलियस, इंकस और स्टेपी, जिसकी 3 हड्डियां अस्थियां होती हैं। और जो कोकिला तंत्रिका होती है या कोकिला होती है, यह सुनने का कार्य करती है। यूकेस्टियन नलिका, इससे यूकेस्टियन द्रव का इससे स्राव होता है जो उसको नम बनाए रखता है। इन सभी को हम अब पढ़ेंगे आगे। चलिए अब पढ़ के रखना है हमें। सबसे पहले इसमें से क्या कि जो है श्रवण गुहा का बना होता है। पिन्ना वायु में उपस्थित तरंगों को एकत्रित करता है जो ध्वनि उत्पन्न करती हैं। बाह्य श्रवण गुहा यानी कर्णपट है, झिल्ली तरह तक भीतर की ओर जाती है। पिन्ना तथा मिटस में कुछ महीन बाल और मोम, इसमें क्या होते हैं, कुछ महीन बाल होती हैं और द्रव होता है, जिसमें यूकेस्टियन नलिका से द्रव निकलता है, वो मोम की तरह स्रावित करने वाली ग्रंथि होती है। जो कर्णपट है झिल्ली संयोजी ऊतकों की बनी होती है, जो बाहरी और त्वचा और अंदर और श्लेष्मा, जो श्लेष्मा की समान एक द्रव होता है उसका आश्रित होती है। मध्य कर्ण की 3 अस्थियों का जो मध्य कर्ण होता है वह 3 अस्थियों का बना होता है, मेलियस, इंकस और स्टेपीज। इन 3 अस्थियों का मध्य कर्ण जो होता है वह बना होता है। यह एक दूसरे से जो है श्रृंखला के रूप में जुड़ी होती हैं, मतलब एक दूसरे से श्रृंखला बनाकर ही जुड़ी होती हैं। मेलियस कर्णपट झिल्ली और स्टेपीज कोकिला की जो अंडाकार खिड़की से जुड़ी होती है, यानी ये कर्णपट है कि जो स्टीपीज और जो कोकिला की अंडाकार खिड़की होती है ना, उससे जुड़ी होती है ये। ठीक है, मेलियस। अब मेलियस उससे जुड़ी होती है। कर्ण अस्थियां जो होती है ध्वनि तरंगों को अंतर कर्ण तक पहुंचाने की क्षमता को बढ़ा देती हैं, मतलब अंतर कर्ण तक इसको पहुंचाने की क्षमता जो होती है उसको बढ़ा देती हैं। अब यूकेस्टियन नलिका मध्य कर्ण गुहा को फेरिक्स से जोड़ती है। जो यूकेस्टियन नलिका होती है वो मध्य कर्ण गुहा जो होती है, मध्य कर्ण गुहा को फेरिक्स से जोड़ती है यूकेस्टियन नलिका। इसको आप याद रखिए, यूकेस्टियन नलिका जो होती है मध्य कर्ण को जो है मध्य कर्ण को गुहा से फेरिक्स से जोड़ती है। अब आता है यूकेस्टियन नलिका कर्णपट है कि दोनों ओर दाब को समान बनाए रखती है, मतलब जो दोनों ओर का दाब होता है उसको समान बनाए रखती है, उसका एक सामंजस्य बनाए रखती है। उसका क्या बनाए रखती है, वह सामंजस्य उसका बनाए रखती है, सामंजस्य को बनाए रखती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो कोकिला द्रव से भरा एक अंतःकरण जिसे लैरिथ कहा जाता है, द्रव से भरा इसमें एक यूकेस्टियन नलिका कर्ण के पटह को बनाए रखती है। अब इसमें द्रव से भरा हुआ एक कर्ण जिसे लेवरिथ कहते हैं, जो कि अस्थिल और झिल्ली नुमा लेवरिथ से बना होता है। अस्थिल लेवरिथ जो है वाहिकाओं की एक श्रृंखला होती है। इन वाहिकाओं की जो भीतरी झिल्ली नुमा लेवरिथ होती है जो कि परिलसिका द्रव से घिरा रहता है, किंतु झिल्ली नुमा लेवरिथ जो है एंडोलिफ नामक द्रव से भरा होता है। जो लेवरिथ में घुमावदार भाग में जिसे कोकिला कहते हैं, जो कोकिला 2 झिल्लियों द्वारा 3
कक्षों में विभक्त किया जाता है, जिन्हें हम वेसिलर झिल्ली और राइजनर्स झिल्ली कहते हैं। ऊपरी कक्ष में स्केला वेस्टिबुली या मध्य कक्ष में स्केला मीडिया और नीचे कक्ष में स्केला टिम्पैनी कहते हैं। स्केला जो वेस्टिकुली और स्केला टिम्पैनी जो है परिलसिका द्रव से तथा स्केला मीडिया अंतरलसिका द्रव से भरा होती हैं। इन तीनों में जो होता है एक द्रव भरे होते हैं। कोकिला के नीचे स्केला जो वेस्टिबुली अंडाकार खिड़की से समाप्त हो जाती है, जबकि स्केला जो टिम्पैनी जो गोलाकार खिड़की के में जाकर के कहा होती हैं समाप्त हो जाती हैं। अब जो ऑर्गन ऑफ कार्टराई करट्राई जो हैं वो क्या होती हैं, आधारी झिल्ली पर स्थित होती हैं। ये भी कान का ही भाग होता है एक, जिसमें पाई जाने वाले रोम कोशिका, इसमें रोम होती हैं, बाल के आकार बार होते हैं। ठीक है, श्रवण जो ग्राहियों रूप में कार्य करती हैं, ये श्रवण ग्राहियों के रूप में कार्य करती हैं या अनावश्यक नहीं होती हैं। ये रोम कोशिका ऑर्गन ऑफ कार्टराई की जो आंतरिक सतह पर श्रृंखला पाई जाती है, जो रोम कोशिका या आधारीय भाग में अपवाही तंत्रिका तंतुओं के निपट संपर्क में होता है। और जो प्रत्येक रोम या कोशिकाओं के ऊपरी भाग से कई जो स्टेरियोसिलिका नामक प्रवर्ध निकलता है, जो रोम कोशिकाओं की श्रृंखला के ऊपर पतली लचीली जो टेकोटोरेली जो झिल्ली होती है उस पर होती हैं। ठीक है, अब आता है अंतःकरण में जो कोकिला के ऊपर जटिल व वेस्टिबुलरी तंत्र भी कहते हैं। मतलब जो अंतःकरण में जो कोकिला के ऊपर एक तंत्र होता है जिसे वेस्टिबुलरी तंत्र कहते हैं। अब वेस्टिबुलरी तंत्र जो 3 अर्धचक्राकार नलिका जो ओटोलिथ से बना होता है, मैक्सुला, लघु कोश व यूट्रिकल संवेदी हिस्सा होता है। प्रत्येक अंडाकार जो नलिका एक दूसरे से समकोण पर जो भिन्न तल पर स्थित होती है वो झिल्ली नुमा नलिकाएं अस्थिर नलिकाओं से परिलसिका द्रव में डूबी रहती है। उन जो परिलसिका द्रव होती है उनमें क्या होती है, वो डूबी रहती है। अब नलिका का जो फूला हुआ आधार भाग जो एम्पुला, जिसमें एक उभार निकलता है, इसका एक भाग होता है एम्पुला, उसमें क्या होता है उभार की तरह वो निकला होता है, जिसे क्रिस्टिया एम्पुलेरिक्स कहते हैं। जो प्रत्येक क्रिस्टिया में जो रोम कोशिकाएं होती हैं, जिसमें लघु कोश और यूक्रिस्टियन में उभारनुमा संरचना जो है मैक्सुला होती है। क्रिस्टिया व मैक्सुला जो है वो वेस्टिबुलर तंत्र में एक विशिष्ट ग्राही होती हैं, जो शरीर के संतुलन व सही स्थिति के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब ये हैगा किसका, कोकिला का घाट का दृश्य हैगा, इस तरह का होता है कोकिला घाट, उसको देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना बहुत टाइम होता है। अब आता है श्रवण की क्रिया क्या होती है, उसको देखना है। देखिए, कर्ण किस प्रकार से ध्वनि तरंगों को तंत्रीय आवेग में बदलता है, जो कि मस्तिष्क द्वारा उद्दीप व क्रियात्मक होकर हमें ध्वनि की पहचान करती हैं। बाह्य कर्ण जो कर्ण है ध्वनि तरंगों को ग्रहण कर कर्ण पटह पर भेजता है। ध्वनि तरंगों की जो प्रतिक्रिया होती है कर्ण पटह के कंपन होता है, और यह कंपन कर्ण अस्थियां मेलियस इंकस स्पीटी से होते हुए गोलाकार खिड़की तक पहुंच जाती हैं, और गोलाकार खिड़की से ये कंपन जो है वो कोकिला से भरे द्रव्य तक पहुंच जाती हैं, और जहां से वे लिम्फ में तरंग उत्पन्न करते हुए लिम्फ की तरंगों का आधार कला से हलचल उत्तेजित करती हैं। वहां पर जाकर अब ये क्या होती है, हलचल होती है, तो जो आधारीय जो गतियों की जो गति रोम कोशिकाएं वह मुड़ती हैं, जैसे टेक्टोरियल झिल्ली पर दबाव डालती हैं। जो टेक्टोरियल झिल्ली होती है उस पर क्या होती है, दबाव डालती हैं। उस पर दबाव डालते ही ये फलस्वरूप संगठित अविवाही जो न्यूरॉन्स होते हैं वो तंत्रिका आवेग उत्पन्न करते हैं, और ये तंत्रिका जो आवेग होते हैं वो अविवाही तंतुओं द्वारा श्रवण तंत्रिका से होते हुए मस्तिष्क की जो श्रवण बलकुट तक भेज दिए जाते हैं। वहां जाकर के आवेगों का विश्लेषण और ध्वनि की पहचान होती है, और उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया होती है। इस तरह से हमारा जो ये तंत्र होता है वह कार्य करता है। वेस्टिबुलर तंत्र इसे बोलेंगे, वेस्टिबुलर तंत्र, ये उस तरह से ये कार्य करता है। ठीक है, वैसे ये क्या करता है, कार्य करता है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए, घंटी को बजाना ना भूलिए, जिससे हमारे प्रत्येक सेशन के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।